physios, welcome to my YouTube channel Believe in Therapy. I am Neha and today's we are discuss about PT management of poliomyelitis. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोलियोमाइलाइटिस के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट का वीडियो में हमने एम्पुटेशन डिस्कस किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ वहाँ से जाके देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो पोलियोमाइलाइटिस एक्चुअल होता है कि एक टाइप का ये वायरल इन्फेक्शन होता है, जो मोस्ट कॉमन हमें देखने को मिलता है 5 साल के बच्चों, जो उनसे कम के एज के बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, उसके जो एंटीऑक्सीडेंट सेल हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। मीन्स जो वायरल इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट करता है हमारी ड्रॉपलेट्स के थ्रू, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स के थ्रू, और जो कि फोकल रोड्स के थ्रू इन्फेक्टेड होता है। जो इन्फेक्शन है वो एंटर कर जाता है हमारी बॉडी में, एंड देन क्या करता है कि हमारे जो नर्वस टिश्यूज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। मीन्स हमारे एंटीऑक्सीडेंट सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को डिस्ट्रॉय करता है। उससे उनसे एंटर करके हमारे ब्रेन स्टेम तक पहुंच जाता है। वहाँ से क्या करता है कि हमारे जो पेरिफेरल नर्व है उनको डीजनरेट कर देता है, जिससे कि हमारी बॉडी में फ्लैसिड पैरालिसिस है, टेम्पररी पैरालिसिस है, परमानेंट पैरालिसिस देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि जो हमारी मसल्स हैं, टेंडन है, उनकी एट्रोफी हो जाती है। हमारे जो जॉइंट्स हैं वो बहुत स्मॉल हो जाते हैं, जॉइंट कैप्सूल, लिगामेंट्स वो बहुत ज़्यादा लैक्स हो जाते हैं। तो इस टाइप की कंडीशन होने की वजह से जो पेशेंट होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो एक टाइप से हैंडीकैप्ड हो जाते हैं। ओके, क्योंकि उनकी मसल्स है वो पैरालाइज्ड हो जाती है, इसकी वजह से शॉर्टनिंग हो जाती है लिम्ब की। तो इसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है, क्या क्या पेशेंट की कंप्लेन रहेगी? पेशेंट की जो मोस्ट कॉमन कंप्लेन रहती है कि रेस्टलेसनेस फील होना। मीन्स अ पेशेंट है उसे बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है, उसकी हिस्ट्री में मोस्ट कॉमन फीवर होता है। और बहुत सारे जो बच्चे होते हैं जिनमें कि पोलियो देखने को मिलता है, उनको क्या होता है कि उनकी हिस्ट्री में देखने को मिला कि कोई भी वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं है उनका। जो 3 टाइप के पोलियो वायरस के जो वैक्सीनेशन होता है वो नहीं होता है उनका। तो इसमें क्या होता है कि मोस्ट कॉमन हमारी जो डेल्टोइड मसल्स है अपर लिम्ब की वो अफेक्टेड होती है। लोअर लिम्ब पे हमारी क्वाड्रिसेप्स एंड टिबियालिस एंटीरियर मसल्स अफेक्ट होती है। तो इन पे क्या होता है, इन मसल्स की वीकनेस हो जाती है, मसल्स एट्रोफी हो जाती है, मसल्स पैरालाइज हो जाती है। तो पेशेंट की जो कंप्लेंट रहती है वो यही रहती है कि लोकलाइज पेन हो रहा है, टेंडनेस हो रही है, एंड अपवर्ड लिम्ब पोजिशनिंग है। तो इसमें जो पेशेंट को सबसे मोर कॉमन होता है कि आपको असिस्ट करना है पेशेंट को, पेशेंट का गेट ट्रेनिंग देखना है, पेशेंट की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग क्या है वो चेक। जब भी हम असिस्ट कर रहे हैं पेशेंट को, तो हम कुछ गोल सेट करते हैं। तो ये हमारे जो गोल्स हैं वो 0 to 18 मंथ्स के हैं। तो क्या क्या हमारे रहेंगे? फर्स्ट है रिड्यूस पेन एंड स्पाज्म, पेरेंट्स एजुकेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्योंकि हमारी जो मसल्स होती हैं, इंस्पाइटी एक्सपाइटी मसल्स होती है, वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाती है, वीक हो जाती है, मसल्स एट्रोफी हो जाती है, इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू रिस्टोर स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस एंड प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ अ डिफॉर्मिटी एंड कॉन्टेक्चर्स। तो ये सारे हमारे गोल्स होंगे। तो फर्स्ट जो हमारा गोल है टू रिड्यूस पेन एंड मसल्स स्पैज्म। तो उसके लिए क्या करेंगे? स्टार्टिंग इनिशियल एक्यूट कंडीशन में हम क्या करेंगे? पेशेंट को बेड रेस्ट बोलेंगे। रेस्टिंग मीन्स रेस्टिंग द अफेक्टेड लिम्ब इज अ कंफर्टेबल, जो भी अफेक्टेड लिम्ब है उसके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। हॉट फॉर्मेटेशन का यूज़ करेंगे, लाइक जो हॉट हाइड्रोकोलेटल पैक्स है और वार्म बेड टॉवल है उसका यूज़ करेंगे। जहाँ पे भी पेन हो रहा है, टेंडरनेस है, लोकलाइज एरिया है, तो उस एरिया पे हम इसको यूज़ करेंगे पेन को कम करने के लिए। हाइड्रोथेरेपी का यूज़ करते हैं। हाइड्रोथेरेपी बहुत अच्छा इफेक्टिव रोल प्ले करती है। वार्म वाटर पूल थेरेपी इज़ वेरी इफेक्टिव टू रिड्यूस पेन एंड ड्यूरिंग इन अक्यूट कंडीशंस। नेक्स्ट जब पेरेंट्स एजुकेशन, पेरेंट्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स को एजुकेट करना, पेरेंट्स को उस जो पेशेंट है उसकी कंडीशंस को बताना। छोटा सा बच्चा है तो उसकी कंडीशंस के बारे में अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना, कि जिससे कि आगे चल के उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, और क्या कितना इंपॉर्टेंस है फिजियोथेरेपी वो भी समझाना है, और क्या क्या इसकी क्रिटिकल कंडीशंस आगे हो सकती हैं उसके बारे में भी आपको पेरेंट्स को एजुकेट करना है। तो फर्स्ट इज अ टॉट टू द मेथड ऑफ पेरेंट्स हाउ टू प्रिवेंट कॉन्टेक्चर। ए गुड फिजियोथेरेपिस्ट इज encourage पेरेंट्स एंड patient for psychologically counseling and psychologically support. Teach to the condition and complication of the patient if not doing a physiotherapy. यदि फिजियोथेरेपी नहीं कर रहे हैं तो क्या क्या कंडीशन और कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं, तो उसके बारे में पेशेंट को बताना, पेशेंट और पेरेंट्स को बताना है। टीच इम्पॉर्टेंस अबाउट ऑफ अ फिजियोथेरेपी। ओके, नेक्स्ट इज अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डे 1 से ब्रीदिंग एक्सरसाइज पेशेंट को करानी होती है। क्यों होती है? क्योंकि स्टेज ऑफ मैक्सिमम पैरालिसिस जो होती है उसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो बेगश नाव होती है वो पैरालाइज हो जाती है। मीन सॉफ्ट पैलेट है वो वीकनेस हो जाता है, फेरिंग्स है, वोकल कॉर्ड है, ये वीक हो जाते हैं।
तो इसकी वजह से पेशेंट को डिग्लूटेशन या स्पीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसके रेस्पिरेटरी मसल्स भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, पैरालिटिक हो जाती हैं। तो इसको हम प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को सजेस्ट करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर। पेशेंट को पर हावर्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करते रहना है, बहुत अच्छे से डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहना है। ओके, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहना है, जिससे कि उसकी मसल्स हैं वो रिलैक्स रह सकें। कफिंग कराते रहना है। ओके, तो ये हमारे ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी। नेक्स्ट है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जैसे कि हमारे जो क्वाड्रिसेप्स है, जो जो मोस्ट कॉमन अफेक्टेड मसल्स हैं, तो उनको हमें उनकी रेंज को भी इंक्रीज़ करना है, क्योंकि ये एक्यूट कंडीशन है। यदि एक्यूट कंडीशन में आप मसल्स को स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हो, पैरालिसिस मसल्स है तो उसकी स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हो, तो जल्दी से जल्दी पेशेंट रिकवरी हो जाएगी उसकी। तो स्टार्टिंग फेज़ है तो हम स्टैटिक स्ट्रेचिंग कराएंगे पेशेंट को। क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, काफ एंड बोथ लिम्स, दोनों लिम्ब या अपर लिम्स की भी हमारे जो शोल्डर की मसल्स है, डेल्टोइड मसल्स हैं एंड पेक्टोरलिस मसल्स हैं, हमारे ट्रंक एरिया की जो मसल्स है, थोरेसिक मसल्स है, स्कापुलर मसल्स है, तो सारी मसल्स को आपको स्ट्रेचिंग करानी है, जिससे कि रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ हो सके। मीन्स जो भी साइट है, एरिया है, उसकी रेंज ऑफ मोशन को आपको इंक्रीज़ कराना है। मीन्स जब मसल्स को स्ट्रेच करेंगे तो हमारे जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन है वो इंक्रीज़ होगी और स्टिफनेस है वो कम होगी। तो होल्डिंग पॉइंट्स 15 to 30 सेकंड होल्ड रखना है विद द पेन लिमिट। इफ पेन अगर इंडिकेट स्ट्रेच फोर्स इज टू अग्रेसिव, पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मीन स्ट्रेच फोर्स आपका बहुत ज़्यादा है। पीएनएफ टेक्निक करा सकते हैं रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? यदि पेशेंट का रिकवरी नहीं हो पाती 18 मंथ में, तो हमें क्या होता है, सर्जरी की रिक्वायर्ड होती है। तो सर्जरी करानी होती है तो इसके लिए हमें पहले से पेशेंट को भी प्रिपेयर करना होता है। तो यदि पेशेंट एक्यूट कंडीशन में है तो आप स्ट्रेंथिंग डेवलप करा के पेशेंट को ऐसे ही रिकवर कर सकते हैं। यदि नहीं हो पा रहा है रिकवर, तो हम पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज तो इम्पॉर्टेंट है ही। रिकवरी हो भी जाती है और रिकवरी नहीं भी होती है तो भी। तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में हम क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूटेस सच एज आइसोमेटिक्स कराएंगे। स्टार्टिंग फेज में एक्यूट कंडीशन में एसएलआर कराएंगे। अफेक्टेड लिम्ब को पेशेंट कैन डू देयर एक्सरसाइज कैन अफेक्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल। And in upper limb weight bearing muscles such as deltoid, triceps, biceps, trapezius trained to facilitate coordinations and early ambulation with the walking aids। मीन्स हम तैयार भी कर रहे हैं, पेशेंट को प्रिपेयर भी कर रहे हैं। यदि पेशेंट को एम्बुलेशन के लिए वॉकिंग एड्स जिसकी भी नीड पड़ेगी, तो पेशेंट को पहले से ही मसल्स को स्ट्रेंथ करा देना है, जिससे कि पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो। आफ्टर 6 मंथ to 1 ईयर्स हमें क्या कराना है, पेशेंट को रजिस्टिव एक्सरसाइज सिखानी है। मीन्स प्रीफरली ड्यूरिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, जिससे कि डेली लिविंग एक्टिविटीज़ कर सके पेशेंट। इंप्रूव द रेजिस्टेंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द एग्जिस्टिंग मसल्स। स्विमिंग है, जॉगिंग है, वॉकिंग एंड एरोबिक एक्सरसाइज शुड बी ग्रेटली। ये तो पेशेंट को डेली ही आपको पेशेंट को सजेस्ट करनी, इनकरेज करना है पेशेंट की करे, जिससे कार्डियोवैस्कुलर भी हमारा एक्सरसाइज होता रहे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज फॉर अ पैरालिटिक मसल। यदि पेशेंट जो आपके पास है उसकी पैरालाइज हो चुकी है मसल्स, मीन्स रिकवरी होना इतना पॉसिबल नहीं हो रहा है, मसल्स बहुत जल्दी पैरालाइज हो गई, तो उस पैरालाइज मसल्स है उनको स्ट्रेंथिंग डेवलप करानी है। जो अनइन्वॉल्व मसल्स हैं, सराउंडिंग एक्सेसरीज मसल्स है, तो उनमें स्ट्रेंथनिंग की बहुत ज़्यादा नीड है, उनको एक्सरसाइज करानी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो भी मसल्स पैरालाइज हो सकती हैं। तो टू इनेबल क्रचेज वॉकिंग स्ट्रेंथ एंड डेवलप द आर्म शोल्डर मसल्स। मीन्स अब क्रचेज वॉकिंग स्ट्रेंथ डेवलप के लिए हम जितनी सारी शोल्डर मसल्स होती हैं तो उनको हम एक्सरसाइज कराएंगे, क्योंकि अगर हमारे अपर लिम्ब में पैरालिसिस है तो हम अपर लिम्ब की मसल्स को एक्सरसाइज कराएंगे, लोअर लिम्ब के हैं तो लोअर लिम्ब के। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज टू द वेट बेयरिंग मसल्स लाइक जैसे हिप एक्सटेंसर, अडक्टर, नी एक्सटेंसर, एंकल प्लांटर, डॉर्सिफ्लेक्शन। मेजर टू ट्रेन बॉडी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भी पेशेंट को मेंटेन करना है, बेस ऑफ सपोर्ट को एंड बैलेंस को। रीट्रेनिंग एंड रीएजुकेशन ऑफ द ट्रांसप्लांटेड मसल्स। तो आपको जो पैरालिटिक मसल्स हैं, यदि पैरालिटिक मसल्स है, धीरे धीरे जब हमें सर्जरी रिक्वायर्ड पड़ रही है, सर्जरी करानी है, तो सर्जरी कराने के लिए उस पैरालिटिक मसल्स की जगह पे आपको कौन सा टेंडन ट्रांसप्लांट करना है, कौन सी मसल्स टेंडन ट्रांसप्लांट होगा, तो इससे क्या होगा कि पहले से ही उस टेंडन ट्रांसप्लांट को स्ट्रेंथ डेवलप करानी है, मसल्स रीएजुकेट कराना है, तो ये सारी एक्सरसाइज जो होती है हम पहले से ही डिज़ाइन कर लेते हैं पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन से ही पहले। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ अ डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी को कैसे डेवलप प्रिवेंट कर सकते हैं, सॉरी, डिफॉर्मिटी को डेवलप होने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज अ करेक्टेड पोजिशनिंग हैज़ टू मेंटेन बाय प्लास्टर स्प्लिंट और एटलीस्ट यूजिंग ऑफ सैंड बैग। तो इनकी हेल्प से आप
डिफॉर्मिटी प्रिवेंट कर सकते हैं। इन दिस स्टेज, ये स्टार्टिंग फेज का है। इन दिस स्टेज द जॉइंट आर प्रॉपरली स्प्लिंटेड थ्रू वेरियस एप्लियंस टू प्रिवेंट द करेक्ट ऑफ द डिफॉर्मिटी, प्रोवाइड प्रोटेक्टिव ऑर्थोसिस। यदि रिकवरी नहीं हो पा रही है तो हम ऑर्थोसिस पेशेंट को देते हैं डिफॉर्मिटी करेक्ट करने के लिए। देयर इज टेंडेंसी फॉर अनसपोर्टेड एम्बुलेशन विद अ डिफॉर्मिटी, करेक्ट यूज ऑफ ब्रेसेस, केन, क्रचेज, व्हीलचेयर और एनी ऑर्थोसिस। तो ये सारे पेशेंट को क्या है, ये हेल्प करती है डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने में। यहाँ पे एक एक्सटर्नल एप्लियंस जो कि पोलियोमाइलाइटिस पेशेंट के लिए होती है, डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए क्या क्या होती है एप्लियंस, जैसे कि स्पाइनल ब्रेस है जो कि हमारे वीक स्पाइन मसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एब्डोमिनल सपोर्ट के लिए हम क्या करते हैं, एब्डोमिनल सपोर्ट जो ब्रश हम यूज़ करेंगे उसके वो क्या करेगी, हमारे एब्डोमिनल प्रोट्रूजन व्हेन एब्डोमिनल मसल्स आर वीक, तो वो पेशेंट को सपोर्ट करेगी। हिप नी एंकल फुट ऑर्थोसिस है विदाउट पेल्विक सपोर्ट, तो वो हमारी डिफॉर्मिटी करेक्ट करेगी हिप और नी और एंकल की। नी कैलिपर है, नी ब्रेश है, सिंगल ब्लो नी, लिटिल मीडियल ड्रॉप फुट एप्लियंस है। तो ये सारे हैं जो डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए हम एक्सटर्नल एप्लियंस का यूज़ करते हैं। अब समझते हैं कुछ प्री ऑपरेटिव ट्रेनिंग। मीन्स ये लास्ट स्टेज है हमारी, जब रिकवरी नहीं हो पा रही है तो हम क्या करेंगे, अब पेशेंट को सजेस्ट करेंगे सर्जरी के लिए। सर्जरी सजेस्ट करने के लिए, करने से पहले हम कुछ दिन पहले प्री ऑपरेटिव ट्रेनिंग देते हैं पेशेंट को। उसमें हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं, पेशेंट को बताते हैं कि यहाँ पे ये आपका ऑपरेट होगा, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होगी, तो उन कौन कौन सी मसल्स वीक होगी, मसल्स को स्ट्रेंथनिंग डेवलप की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आप पहले से ही पेशेंट को प्रिपेयर कर देंगे। तो यही होता है प्री ऑपरेटिव ट्रेनिंग में कि पेशेंट इज टॉट, पेशेंट को सिखाते हैं प्रोसीजर फंक्शनिंग यूजिंग द लिम्ब इफेक्टिवली, कैसे आप अपने लिम्ब को और ज़्यादा इफेक्टिवली बना सकते हो अनसपोर्टेड रह। जैसे कि पेशेंट का गेट ट्रेनिंग सही नहीं है तो पेशेंट को पहले से हम सिखाएंगे कि आपकी जब आपका सर्जरी होगा तो आपको प्रोलॉन्ग सिटिंग पोजीशन में रहना पड़ेगा, कुछ दिन इमोबिलाइज रहना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कैसे कैसे पोजीशनिंग रखनी है, कैसे कैसे एक्सरसाइज करनी है, कैसे आपको स्टैंड डेवलप करनी है, तो वो सारी चीज़ें पेशेंट को सिखाएंगे। कैसे वेट वेयरिंग क्रचेज़ करना है, वॉकर का यूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें हम प्री ऑपरेटिव ट्रेनिंग में सिखाते हैं। ओके, क्रचेज़ वॉकर एक्सरसाइज कैन परफॉर्म टू स्ट्रेंथनिंग द मूवमेंट ऑफ द जॉइंट एडिसेंट ऑफ द जॉइंट टू आर्थरोडिसिस टेंडन ट्रांसप्लांटिस। तो क्या होता है कि पेशेंट को हम करेक्ट डिफ़ॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए हम आर्थरोसिस करते हैं, टेंडन ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उससे पहले हम सारी एक्सरसाइज रीट्रेनिंग करा देंगे। ओके, मोबिलाइजेशन ऑफ द शोल्डर गर्डल एंड pelvic girdle is done when the arthrosis is planned of the shoulder and hip respectively. It helps the functional use of the limb following stabilization. यदि आर्थरोसिस का सोच रहे, मीन्स आर्थरोसिस में क्या होता है, जॉइंट का फ्यूजन कराते हैं। यदि आर्थरोसिस का पहले से हमने डॉक्टर ने सोचा है कि ऐसा कराना है, तो उससे पहले जो डॉक्टर है वो सजेस्ट करेगा कि शोल्डर गर्डल, pelvic गर्डल, मीन्स जिस भी एरिया पे नी पे कराए तो नी जॉइंट पे नी की जो मसल्स हैं तो उनको पहले से ही वो मोबिलाइज करके रखेगा, उनकी स्ट्रेंथ को डेवलप करेगा। और क्या करेंगे, ड्यूरिंग इमोबिलाइजेशन क्या रहेगा, पेशेंट को बताएंगे कि आप बहुत टाइम तक आपको इमोबिलाइज रखना है लिम्ब को, तो इसलिए पहले से ही बिगोरियस एक्सरसाइज आर गिवन टू द जॉइंट फ्री फ्रॉम इमोबिलाइजेशन, पहले से ही सिखा देंगे पेशेंट को। गेट ट्रेनिंग सिखा देंगे पहले से ही पेशेंट को। गेट ट्रेनिंग इज स्टार्ट एज सून एज द पेशेंट रिसाइड्स mobilization. The exercise program is made vigorous, impairing endurance training. In the initial weight bearing is a painful, पेशेंट को बताएंगे इनिशियली बहुत पेनफुल होगा। वेट इज ट्रांसफर टू द लिम्ब, सिंगल बैलेंस एम्बुलेशन इज डन बाई ग्रेजुएटेड मैनर। नेक्स्ट इज करेक्शन ऑफ द लिम्ब लेंथ डिस्पैरिटी। जब हम लिम्ब लेंथ को करेक्ट करते हैं तो उसमें भी हम आर्थरोसिस की प्रोसेस को ही करते हैं, सर्जरी करते हैं आर्थरोसिस की हेल्प से, जिसमें कि जो जिस भी साइड की लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी है तो उसे मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आर्थरोसिस करते हैं। तो उस पीरियड में भी इमोबिलाइजेशन, लॉन्ग इमोबिलाइजेशन रहता है, तो इसलिए हम स्ट्रेंथिंग और एंड्योरेंस एक्सरसाइज पेशेंट को कराएंगे स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए, फ्री जॉइंट रेंज ऑफ मोशन के लिए। एक होम ट्रीटमेंट डिज़ाइन भी हम डिज़ाइन करते हैं, वो पेशेंट के पेरेंट्स को समझाते हैं कि आपको घर पे कैसे कराने, एक्सरसाइज कैसे कराते रहना है, ट्रेनिंग कैसे देनी है। होम ट्रीटमेंट डिज़ाइन ड्यूरिंग अर्ली रिकवरी स्टेज। सिंपल एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट मसल्स ग्रुप इन बिगिनिंग, स्टार्टिंग में सिंपल ग्रुप एक्सरसाइज ही कराएंगे। नेक्स्ट इज इम्पैजिंग प्रिवेंशन ऑफ अर्ली वेट बेयरिंग टू प्रिवेंट डिफॉर्मिटी। मेथड टू प्रिवेंट कॉन्टेक्चर शुड बी टॉट टू द मदर एंड द चाइल्ड।
कैसे आप कॉन्ट्रैक्चर को डेवलप होने से प्रिवेंट कर सकते हो, वो सारा कुछ आपको सिखाना होगा, मदर को सिखाना होगा। ओके, अब समझते हैं पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट ऑपरेटिव, क्योंकि मोस्ट कॉमन क्या होता है, पोलियो के पेशेंट जो होते हैं जल्दी से उनमें रिकवरी नहीं होती है, तो हमें तब सर्जरी की नीड होती है। सर्जरी की नीड क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जो शोल्डर जॉइंट है या हमारा हिप जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, तो वहाँ पे जो मसल्स हैं, जो पैरालाइज हो गई मसल्स, तो उन पैरालाइज मसल्स को सही करने के लिए उनकी जगह हम दूसरी मसल्स जो होती है उनको हम ट्रांसफ़र करते हैं सर्जरी के हेल्प से। सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनको रिलीज़ करते हैं, जैसे हिप पे डिफ़ॉर्मिटी है, कॉन्टेक्चर डेवलप हो गया है, तो उसे करेक्ट करने के लिए हम सर्जरी करते हैं एंड दूसरी जो मसल्स हैं उसको वहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये हमारा सर्जरी की प्रोसेस में होता है। टेंडन ट्रांसफ़र होता है, या मसल्स बहुत ज़्यादा पैरालाइज़ हो जाती है तो हम दूसरी मसल्स का टेंडन को वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सके। तो इसमें हमारे क्या-क्या गोल्स रहेंगे? मसल्स रीएजुकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर सर्जरी। प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्जरी के बाद कॉन्ट्रैक्चर भी डेवलप हो जाते हैं। इम्प्रूव रेंज ऑफ मोशन, इंक्रीज मसल्स स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। मीन्स पेशेंट को हमें इंडिपेंडेंट करना है। तो फर्स्ट इज अ रिलीज ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज कॉन्टेक्ट है। जब सर्जरी होती है, सर्जरी में जैसे क्या होता है कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे पेशेंट का नी माइल्ड फ्लेक्शन कॉन्टेक्चर हुआ है, पेशेंट को पहले से ही कॉन्टेक्चर है, तो हम क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं तो उसे ट्रीट करने के लिए जो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है उनकी लेंथनिंग कर देते हैं। क्योंकि हम जब हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल्स बहुत ज़्यादा उनमें कॉन्टेक्चर डेवलप हो गया है, तो हम जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं उनकी लेंथनिंग को इंक्रीज़ कर देंगे। जिससे हैमस्ट्रिंग की लेंथनिंग इंक्रीज़ होगी तो हमारा कॉन्टेक्चर है वो कम हो जाएगा। वैसे ही हम एंकल जॉइंट पे करते हैं, हिप जॉइंट पे करते हैं। जैसे कि हमारा अबडक्शन का कॉन्टेक्चर डेवलप हो गया है तो हम क्या करेंगे, अडक्टर मसल्स को रिलीज़ कर देंगे, जस्ट अपोजिट वाली, जैसे फेशियल आर्टा हो गया, इलियोटिबियल हो गया, तो उसे रिलीज़ करेंगे। तो इससे क्या, ये हमारी सर्जरी का पूरा प्रोसीजर रहता है। तो उसमें हम क्या पोजिशन, हम आफ्टर सर्जरी जैसे सॉफ्ट टिश्यूज कॉन्टेक्चर बन गया है तो उसे रिलीज़ कैसे करना है। ओके, तो फर्स्ट फर्स्ट जो रहता है पोजिशनिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पोजिशनिंग आफ्टर द सर्जरी, द हिप कॉन्टेक्चर यदि है पेशेंट को, तो हिप कॉन्टेक्चर को रिलीज़ करने के लिए पेशेंट को आप सजेस्ट करेंगे प्रोन लाइंग पोजिशन, कि पेशेंट प्रोन लाइंग पोजिशन में जाकर रहे, जिससे कि कॉन्टेक्चर है वो रिलीज़ हो जाएगा। आफ्टर इलियोटिबियल हैमस्ट्रिंग रिलीज, मीन्स जो पेशेंट था, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमने जो ट्रांसफ़र किया सॉफ्ट टिश्यूज़ कॉन्टेक्चर को रिलीज़ किया, उसमें हमने दूसरे दूसरे मसल्स के जो मसल्स हैं उन्हें ट्रांसप्लांट किया। जब सर्जरी हुई तो वो मसल्स ट्रांसप्लांट तो कर दी पर वहाँ पे कॉन्टेक्चर डेवलप हो गया, तो उनके लिए हम ये एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे कि इलियोटिबियल और हैमस्ट्रिंग को रिलीज़ किया तो हमारे कॉन्टेक्चर डेवलप हो गया। तो कॉन्टेक्चर को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज पेशेंट को सजेस्ट करेंगे। नी एक्सटेंशन में रखे पेशेंट, टेंडन एचलिस कॉन्टेक्चर हुआ है तो उसके लिए हम पेशेंट को बोलेंगे कि डॉर्सिफ्लेक्शन रखना है न्यूट्रल पोजीशन में। तो ये बहुत ज़्यादा पोजिशनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कॉन्टेक्चर को प्रिवेंट करने के लिए। जैसे कि मेजर टू मोबिलाइज द जॉइंट, जैसे कि और क्या क्या करा सकते हैं कॉन्टेक्चर को प्रिवेंट करने के लिए, एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं जॉइंट को मोबिलाइज करने के लिए। मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल्स प्रिवेंट रिकरेंस, मीन्स एंटागोनिस्ट, जो जितनी सारी एंटागोनिस्ट मसल्स होती हैं उनको स्ट्रेंथनिंग डेवलप करेंगे, जिससे कि एगोनिस्ट मसल्स हैं उनमें कोई भी कॉन्टेक्चर डेवलप ना हो। जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस रिलीज़ करना है तो जो हिप फ्लेक्शन कॉन्टेक्चर हुआ है उसे रिलीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करते हैं। नी फ्लेक्शन कॉन्टेक्चर है उसे रिलीज़ करने के लिए हम क्वाड्रिसेप्स मसल्स को स्ट्रेंथनिंग डेवलप करते हैं। नेक्स्ट इज अ मेजर ऑफ होम ट्रीटमेंट प्रोग्राम। होम ट्रीटमेंट प्रोग्राम पेशेंट शुड बी, उसे सिखाएंगे, एजुकेट करेंगे पोजिशनिंग एक्सरसाइज, वेट वेयरिंग टू फॉलो इन अ होम, जिससे कि रिकवरी हो सके एंड कॉन्टेक्चर को प्रिवेंट कर सके पेशेंट के पेरेंट्स को भी आपको सिखाया। नेक्स्ट, फिजियोथेरेपी आफ्टर टेंडन ट्रांसप्लांट। आफ्टर टेंडन ट्रांसप्लांट क्या क्या एक्सरसाइज, क्या क्या फिजियोथेरेपी आप कराएंगे। टेंडन ट्रांसप्लांट होता है तो एक जगह से दूसरी जगह टेंडन का ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो मसल्स को जो टेंडन है उसको रीएजुकेट कराना, रीट्रेन कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जिस एरिया से आपने टेंडन लिया है उसका वहाँ पे मूवमेंट कुछ और था, आपने दूसरी जगह उसे ट्रांसफ़र किया है तो वहाँ पे उसे मूवमेंट कुछ और करना है, तो इसलिए उसे रीएजुकेट कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारा फिजियोथेरेपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। मीन्स फर्स्ट, जैसे कि हमारा पॉइंट है टू रीएजुकेट एंड रीट्रेनिंग ऑफ द ट्रांसप्लांटेड मसल्स वेरी इंपॉर्टेंट।
जैसे कि ग्रेजुअली प्रोग्रेस टू कैसे आप कर सकते हैं, ग्रेजुअली प्रोग्रेस असिस्टेड मूवमेंट बाई इनकरेजिंग द पेशेंट टू एक्टिवली कॉन्टेक्ट द ट्रांसप्लांटेड मसल। जो मसल्स है उसे पेशेंट को बोलना है कि आपको धीरे धीरे उसे कॉन्टेक्ट करते रहना चाहिए। ओके, जेंटल पेशिव स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराएंगे, ग्रेजुअल एक्टिव एंड एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट कराएंगे। प्रोसेस क्या रहेगी, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट कर है, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मसल्स को रीएजुकेट कराने के लिए। डायनामिक ऑर्थोटिक का यूज़ कर सकते हैं रीएजुकेशन के लिए। जैसे कि क्या समझते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इज रिक्वायर्ड विद द पेशेंट एफर्ट इज एक्सट्रीमली यूज इन री एजुकेशन। बायोफीडबैक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो प्रोवाइड एक्सीलेंट मीन्स ऑफ री एजुकेशन। जो भी टेंडन ट्रांसप्लांट हुआ है आफ्टर टू द सर्जरी, जो फिजियोथेरेपी का रोल होता है वो री एजुकेट कराना, सॉरी री एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो नेक्स्ट इज आफ्टर आर्थोडोसिस। आर्थोडोसिस के बाद क्या आपको फिजियोथेरेपी करेंगे, सर्जरी हुई है तो आर्थोडोसिस किया गया है तो आप क्या सर्जरी का वो सॉरी फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट करेंगे। मीन्स जॉइंट ये एक टाइप का जॉइंट स्टेबलाइजिंग प्रोसीजर होता है जिसमें कि पेशेंट को बहुत लॉन्ग टाइम तक इमोबलाइज रहना पड़ता है। तो हमें क्या है, हमने आर्थोडोसिस क्यों किया है, इसकी फंक्शनलिटी को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए। तो हम यहाँ पे फिर से उसे रीट्रेनिंग करेंगे, जो भी उसकी फंक्शन एक्टिविटीज़ थी उन्हें फिर से पेशेंट को रीट्रेन कराएंगे। वॉकिंग है, रनिंग है, बाय द हेल्प, रनिंग तो नहीं कर पाएगा पेशेंट, पर वॉकिंग है, जॉगिंग है, पेशेंट कर सकता है ईजिली। जो एक स्टार्टिंग एक्सरसाइज है बिगिनिंग के लिए वो पेशेंट को करा सकते हैं। नॉन वेट वेयरिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं, वेट वेयरिंग एक्सरसाइज तो नहीं कर पाएगा पेशेंट। सो retraining use the limb functionality strengthening exercise to adjacent joint are given. Patient is trained in non-weight bearing crutches walking, mobilization design. आफ्टर आर्थोडोसिस क्या प्लान करेंगे, सिंगल लेग बैलेंस, वॉकिंग एड्स, वेट ट्रांसफर एंड सम ऑफ द रिकमेंडेड मेजर्स। सो नेक्स्ट इज आफ्टर लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी, मीन्स जो प्रोसीजर होता है उसको कैसे मैनेजमेंट करना है। मीन्स इसमें हम क्या करते हैं, जैसे शॉर्टनिंग हो रखी है लिम्ब की या लेंथनिंग हो रखी है तो उसे करेक्ट करते हैं। तो करेक्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पेशेंट डिस्क्रिपेंसी, जिसमें कि यदि लेंथ है जो ज़्यादा है लेग की तो हम एपीफाइसल ग्रोथ जो हो रही हमारी बोन की उसे हम फ्यूज़ कर देंगे, आर्थोडोसिस कर देंगे। जैसे कि टिबियल लेंथनिंग हो गई, फ्यूरल लेंथनिंग हो गई, तो रिंग, तो इसमें हम फिक्सेशन के लिए क्या करते हैं, इलिज़ारो टेक्निक का भी यूज़ करते हैं। तो आफ्टर टू द सर्जरी हम क्या करेंगे, पेशेंट को एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराएंगे, पेशेंट को अनअफेक्टेड जॉइंट की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराएंगे, क्वाड्रिसेप्स एंड ग्लूटल्स की। आफ्टर रिमूव ऑफ द फिक्सेटर, मीन्स इलिज़ारो फिक्सेटर का इसमें यूज़ किया जाता है तो उसका यूज़ करेंगे। एंड ट्रेनिंग इन गेट बैलेंस, वेट बेयरिंग एंड वेट ट्रांसफरिंग आर गिवन। तो ये हमारा पूरा हो गया पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, जिसमें हमने डिस्कस कर दिया आफ्टर सॉफ्ट टिश्यूज कॉन्टेक्चर, जब प्रिवेंट कैसे करना है आफ्टर सर्जरी, आर्थोडोसिस है तो कैसे प्रिवेंट करना है, डिफॉर्मिटी है तो उसे कैसे करेक्ट करना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पोलियो माइलाइटिस का जो पीटी मैनेजमेंट है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंट के लिए। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वारी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।